हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इन दिनों हम यूपी बोर्ड में पूछे गए फिजिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते रहे हैं। तो आज फिर हम 2019 में पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर से। इसमें जो आदर्श सेल है उसका विद्युत वाहक बल E1 है और जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमको मापना है वो E2 है। यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है और इस स्विच से एक रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है। ये धारामापी है। इस धारामापी को इस पोटेंशियोमीटर के 1 मीटर लंबे तार पर खिसकाया जाता है। ये पॉइंट अविक्षेप बिंदु है, यानी इस पॉइंट पर जॉकी के रखने से इस धारामापी में विक्षेप नहीं होता है। तो आपसे पूछा गया है कि इस तार की विभव प्रवणता क्या है। यानी पहला पूछा गया है विभव प्रवणता और दूसरा पूछा गया है कि इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो यहाँ पर स्विच यस को लगा करके ये बाहर से एक रेजिस्टेंस आर को जोड़ करके आपको केवल कंफ्यूज किया गया है। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब ये जॉकी इस बिंदु पर होता है और इस धारामापी में विक्षेप नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में इस परिपथ में कोई भी धारा नहीं चलती है, यानी I=0 होता है। और जब इस परिपथ में कोई धारा नहीं चलती है तो ये रेजिस्टेंस हो ना हो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इस रेजिस्टेंस को हमको इग्नोर करके इस क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अविक्षेप की स्थिति में यहाँ से लेकर के यहाँ तक तार की लंबाई क्या है, तो वो आपके सवाल में 51 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी 51 सेंटीमीटर पर ये अविक्षेप की स्थिति में है। अगर हम इस E2 के विद्युत वाहक बल को देखें तो ये विद्युत वाहक बल वो होगा इस तार की विभव प्रवणता गुणे अविक्षेप की स्थिति। तो क्या लिखेंगे? विभव प्रवणता गुणे अविक्षेप की स्थिति बराबर सेल का विद्युत वाहक बल E2। तो क्या हो जाएगा? E2। और E2 का मान आपको मालूम है तो आप लिखेंगे विभव प्रवणता गुणे अविक्षेप की स्थिति 51 सेंटीमीटर 51 बराबर E2 का मान है 1.02। तो यहाँ से विभव प्रवणता निकल के आएगी। विभव प्रवणता बराबर 1.02 अपान 51। यहाँ से देखेंगे तो आएगा 0.02 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ये पहला आंसर हमारा हो गया। और दूसरा पूछा गया है कि इस E1 का मान कितना होगा। तो ये आदर्श सेल है और आदर्श सेल का विद्युत वाहक बल बराबर होता है विभव प्रवणता इनटू इस तार की पूरी लंबाई। तो तार की पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे कि आदर्श सेल का विद्युत वाहक बल और ये है E1 इक्वल टू हो जाएगा विभव प्रवणता। ये विभव प्रवणता है 0.02 इंटू ये तार की पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो इसको 100 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे सामने 2 वोल्ट। तो आदर्श सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट होगा और इस तार का विभव प्रवणता 0.02 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक स्क्वायर के 4 कोनों पर क्रमशः चार्ज कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, स्मॉल q रखा हुआ है और स्क्वायर की एक भुजा की लंबाई a है। तो आपसे पूछा गया है कि किसी एक कैपिटल Q पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा और दूसरा पूछा गया है कि इस पूरे सिस्टम का विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो पहले हम इस आवेश कैपिटल Q पर लगने वाले बल की बात करते हैं। तो इस कैपिटल Q पर इस स्मॉल q के कारण बल लगेगा,
इस स्मॉल क्यू के कारण बल लगेगा और इस कैपिटल क्यू के कारण बल लगेगा, और तीनों बल निकाल करके हम उसका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो क्या लिखते हैं कि आवेश कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू, ये हम पहला स्मॉल क्यू लेते हैं और इसको दूसरा स्मॉल क्यू कहते हैं। तो प्रथम स्मॉल क्यू के कारण लगने वाला विद्युत बल, और इसको हम लिखते हैं एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर। ये स्मॉल क्यू है और ये कैपिटल क्यू है, दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये हो गया कूलम के नियमानुसार। तो ये हम पहला बल लेते हैं तो इसको इस तरह से ले लिया, और दूसरे स्मॉल क्यू के कारण क्या लिखेंगे, आवेश कैपिटल क्यू पर दूसरे स्मॉल क्यू के कारण विद्युत बल क्या हो जाएगा, एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ 2 कर देते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0, चार्ज दोनों वही है और दोनों के बीच की दूरी भी ए है। ये हो गया। तो इस स्मॉल क्यू के कारण इस कैपिटल क्यू पर लगने वाला बल इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1 बल है और ये जो है 2 बल है। इस स्मॉल क्यू के कारण इस पर लगने वाला बल इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगा। तो ये दोनों बल हो गए। अब इस कैपिटल क्यू के कारण इस कैपिटल क्यू पर लगने वाला बल, तो क्या लिखेंगे, आवेश कैपिटल क्यू पर कैपिटल क्यू के कारण विद्युत बल क्या हो जाएगा, एफ कैपिटल क्यू इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 और कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपान ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर ये ए है और ये भी ए है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा या कह ले कर्ण हो जाएगा, तो इसकी लंबाई a√2 होगी। तो a√2 का होल स्क्वायर ये हो गया, और इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगा। तो ये एफ कैपिटल क्यू है। अब इन तीनों बल का परिणामी क्या होगा, तो इन दोनों का परिणामी अगर निकालेंगे तो दोनों का मान सेम है। देखिएगा इसका मान जो है एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1 का, वही मान है एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 2 का। तो दोनों का मान सेम है, तो दोनों का परिणामी इनके बीचों बीच से होकर के जाएगा और इसका भी परिणामी बीचों बीच से होकर जाएगा। तो इन दोनों का परिणामी निकालते हैं और इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि आवेश कैपिटल क्यू पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल क्या हो जाएगा, एफ कैपिटल क्यू वेक्टर के रूप में प्लस एफ स्मॉल कैपिटल क्यू 1 वेक्टर के रूप में प्लस एफ स्मॉल कैपिटल क्यू 2 वेक्टर के रूप में, और इन दोनों का परिणामी इसी दिशा में होकर के जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इंप्लाई दैट एफ कैपिटल क्यू प्लस अंडर रूट एफ स्मॉल कैपिटल क्यू 1 का स्क्वायर प्लस एफ स्मॉल कैपिटल क्यू 2 का स्क्वायर, और दोनों सेम है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका मान 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2। इसका मान देखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, तो यानी 2a स्क्वायर प्लस इन दोनों में 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में। आप इसको करेंगे तो आएगा, यहाँ से हो गया 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2। अब इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0
Q/A² कॉमन हो गया। यहाँ से बचा Q/2 और यहाँ से बचेगा √2 इंटू स्मॉल q, और इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये परिणामी बल F ये परिणामी विद्युत बल, इसको हम F लिखते हैं यहाँ से F तो यहाँ से F आ जाएगा 1/4πε0 Q/A², और ये हो जाएगा कैपिटल Q प्लस 2√2 स्मॉल q/2। ये पहला आंसर हो गया जब कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल है। आगे अभी पूछा गया है कि इस संपूर्ण सिस्टम का विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हम U से लिखते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा। अब इन चारों आवेशों में दो दो का पेयर बनाएंगे जितना पेयर संभव हो सकता है। तो क्या लिखेंगे 1/4πε0, इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो कैपिटल Q स्मॉल q/A प्लस 1/4πε0, फिर इन दोनों का पेयर बनाते हैं स्मॉल q कैपिटल Q/A प्लस इन दोनों का पेयर बनाते हैं 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q/A प्लस 1/4πε0 इन दोनों का पेयर बनाते हैं स्मॉल q कैपिटल Q/A प्लस अब इन दोनों का पेयर बनाते हैं कैपिटल Q तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q²/A√2, और इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 1/4πε0 स्मॉल q इंटू स्मॉल q/A√2। अब आप किन्हीं दो को लेंगे तो वो रिपीट होने लगेगा, तो कितना दो दो आवेशों का ये इतना संभव पेयर बन सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से U = 1/4πε0 सब में है। उसके बाद बचता क्या है ये देखिएगा, जितना ये है उतना ही ये है, ये और ये चार जगह सेम है तो लिखेंगे 4 कैपिटल Q स्मॉल q/A प्लस कैपिटल Q²/A√2, और ये बचा स्मॉल q²/A√2। ये हमारा आंसर हो गया निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसमें क्या करना होता है कि जितने भी आवेश हैं उनमें दो दो को एक साथ लेकर के पेयर बनाते हैं और ये फार्मूला लगा देते हैं 1/4πε0, जिनका पेयर बना है उनमें आपस में गुणा बटे दोनों के बीच की दूरी। तो इन चारों को अलग अलग लेकर के पेयर बनाएंगे तो जितने पेयर बनेंगे 1 2 3 4 5 6 पेयर बनेंगे। उससे ज़्यादा पेयर अगर बनाएंगे तो वो रिपीट होने लगेंगे, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पेयर बना करके एक एक का विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल करके ऐड कर देंगे तो पूरे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल करके आ जाएगी। तो ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गया, और ये क्या हो गया किसी एक कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इस धारामापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 2.97 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻7 ओम है। तो ये एक धारामापी है जिसको अमीटर के रूप में बदलना है। तो धारामापी का परास है 0.05 एम्पियर और इसको बदलना है 5 एम्पियर में। तो IG = हो गया 0.05 एम्पियर और I = हो गया 5 एम्पियर, और धारामापी का प्रतिरोध G = है 50 ओम। तो आपको
जो धारामापी में शंट लगना है उस शंट की लंबाई निकालनी है, तो पहले शंट का हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं, उसके बाद लंबाई के विषय में चर्चा करते हैं। तो S इक्वल टू आप जानते हैं शंट का प्रतिरोध इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। तो यहाँ पर हमको S इक्वल टू हो जाएगा IG 0.05 अपॉन I 5 माइनस 0.05 इंटू 50, ये जी का मान है। तो यहाँ से हो जाता है हमारे सामने 0.05 अपॉन 4.95 इंटू 50, ये यस का मान हो जाता है। अब ये शंट का प्रतिरोध यस है और प्रतिरोध इक्वल टू होता क्या है, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ पर शंट का प्रतिरोध है तो इसको लिखेंगे S इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यस, रो और ए का मान रखते हैं। तो S इक्वल टू है 0.05 इंटू 50 अपॉन 4.95 इक्वल टू रो का मान दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻7 और यल का मान पूछा है अपॉन ए का मान 2.97 इंटू 10⁻⁻2, यह है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से L इक्वल टू आ जाएगा 0.05 इंटू 50 अपॉन 4.95, इधर जा करके गुणा करेगा 2.97 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻7। अब ये 5 10 बार में कटेगा और ये हो जाएगा L इक्वल टू, ये 10 से गुणा करेंगे तो 5 इंटू 2.97 इंटू 10⁻⁻6 और ये ऊपर जा करके +7 हो जाएगा अपॉन 4.95 और ये हल करेंगे तो L इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 2.97 अपॉन 4.95 और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3 मीटर। ये हमारा आंसर बन के आया तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य एक हाइड्रोजन सदृश परमाणु यक्स की वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। यक्स के मूल स्तर तथा द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जाएं ज्ञात कीजिए। परमाणु एक्स का आयनन विभव भी ज्ञात कीजिए और हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है 1/λ इक्वल टू RZ² 1/N1² - 1/N2²। यहाँ पर N1 की जगह 1 रखेंगे तो लाइमन श्रेणी मिलेगी, N1 की जगह 2 रखेंगे तो वामर श्रेणी मिलेगी, N1 की जगह 3 रखेंगे तो पाश्चर श्रेणी मिलेगी। तो इस तरह से N1 का मान बदलते जाएंगे और लाइमन, वामर, पाश्चर श्रेणी के लिए फार्मूला बनता जाएगा। तो हमको लाइमन श्रेणी और वामर श्रेणी के विषय में जानना है तो पहले हम लिखते हैं 1/λ किसके लिए, लाइमन के लिए, और हाइड्रोजन एटम, पहला हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम सदिश कोई और एटम है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1/λ इक्वल टू R, जेड का मान हाइड्रोजन के लिए 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा और 1/N1 की जगह 1 करेंगे माइनस लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। तो प्रथम रेखा के लिए अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर देंगे, 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो ये हाइड्रोजन के लिए लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा का फार्मूला है। अब आते हैं हाइड्रोजन सदृश दूसरे परमाणु के लिए वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा का फार्मूला। तो ये लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा का फार्मूला है तो लिखते हैं 1/λ1 और L लिख लेते हैं, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। आगे आपको दिया गया हाइड्रोजन सदृश किसी दूसरे परमाणु के लिए तो आप लिखेंगे 1/λ और वामर श्रेणी की दूसरी लाइन तो यहाँ लिखेंगे दूसरी लाइन और यहाँ लिखेंगे B इक्वल टू हाइड्रोजन सदृश दूसरा परमाणु है तो यहाँ लिखेंगे पहले R और यहाँ Z की जगह
जेड ही रहेगा। हम देखते हैं कि इस दूसरे परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या है, तो जेड स्क्वायर हो गया, और बामा श्रेणी है तो n1 की जगह 2 कर देंगे का स्क्वायर माइनस, और बामा श्रेणी की पहली रेखा जाननी है तो 2 की जगह यहाँ 3 कर देंगे, और दूसरी रेखा जाननी है तो 2 की जगह 4 कर देंगे। यानी पहली रेखा के लिए 2 में 1 जोड़ करके यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, दूसरी लाइन के लिए 2 में 2 जोड़ करके 4 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर बामा श्रेणी की दूसरी रेखा चाहिए, तो दूसरी रेखा के लिए क्या करेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो गया। और बताया जा रहा है सवाल में कि ये दोनों तरंगदैर्घ्य सेम है, λ1L और λ2B दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का उल्टा भी सेम हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, सिंस 1/λ1L यानी लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के तरंगदैर्घ्य के लिए, और इक्वल टू 1/λ2B बामा श्रेणी के दूसरे रेखा का तरंगदैर्घ्य, दोनों बराबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू R जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये। और यहाँ से हो जाएगा R कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर 16, ये हो गया। इसको हल करें हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3/4 इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू 16 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर 4 माइनस 1/16, और यहाँ से हो जाएगा हमारे सामने 3/4 इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू 3/16, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 3/4 इंटू 16/3, 3 से कटेगा और ये बचेगा 4, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ये जो हाइड्रोजन सदृश दूसरा परमाणु था उसका परमाणु क्रमांक जेड इक्वल टू 2 हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि इस दूसरे परमाणु का मूल स्तर तथा द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जा, यहां पर Z इक्वल टू 2 आपके सामने आया है। तो हाइड्रोजन के लिए मूल ऊर्जा स्तर E H इक्वल टू दिया हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के साथ, और ये E का मान होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, ये होता है। तो चूंकि हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होता है तो E का मान 13.6 रहता है, और अगर दूसरा परमाणु है, क्या लिखे हैं, X परमाणु के लिए Z बराबर 2 इंप्लाई दैट E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणे 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से E इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के साथ। ये हो गया मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। अब पूछा गया है कि द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जा, तो द्वितीय उत्तेजन स्तर के लिए n इक्वल टू 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा E3 इक्वल टू प्रथम ऊर्जा स्तर E/3 का स्क्वायर माइनस के साथ, तो हो जाएगा माइनस 54.4 अपान 9, और ये हो जाएगा माइनस 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। तो ये इसमें द्वितीय ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हो गई, और ये मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हो गई। आगे पूछा गया है कि आयनन विभव भी ज्ञात कीजिए। मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में जितना जोड़ने से 0 हो जाता है, वही ऊर्जा क्या होती है, आयनन विभव के रूप में जानी जाती है। तो क्या हो जाएगा, यदि आयनन विभव भी हो तो E इंटू भी प्लस माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ से V इक्वल टू बन के आता है 54.4 वोल्ट, ये आंसर बन के आता है। पांचवा क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण समबाहु कांच के प्रिज्म के पृष्ठ AB
पर आपतित होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज के समान प्रिज्म है जिसके पृष्ठ AB पर एक प्रकाश आपतित होता है इस पॉइंट M पर। आगे क्या हो गया, तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 का प्रदर्शन करता है। न्यूनतम विचलन कोण 30 यानी डेल्टा M इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। प्रिज्म में प्रकाश की चाल तथा AB पर किस आपतन कोण के लिए निर्गत किरण AC को स्पर्श करते हुए निकलेगी। तो पहले तो डेल्टा M इक्वल टू 30 डिग्री दिया है और आपसे पूछ दिया गया है कि इस प्रिज्म के अंदर प्रकाश की चाल क्या होगी। प्रिज्म का अपवर्तनांक पहले निकालना चाहे तो लिखेंगे n इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 बाई साइन A बाई 2। और A क्या है, प्रिज्म कोण है। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज के रूप में प्रिज्म है तो ऐसी स्थिति में इसका हर कोण 60 डिग्री होगा, यानी शीर्ष कोण A इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री और डेल्टा M आपके सामने है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन A का मान 60 और प्लस डेल्टा M का मान 30 बटा 2 बाई साइन 60 बाई 2। और यहाँ से हो जाएगा हमारे सामने साइन 45 अपान साइन 30 इक्वल टू क्या n। और यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू साइन 45 1 अपान अंडर 2 साइन 30 1 बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू 1 बाई अंडर 2 इंटू 2 बाई 1 और यहाँ से हो जाएगा अंडर 2। तो ये हो गया n का मान। n इक्वल टू क्या आ गया आपके सामने अंडर 2। इस प्रिज्म में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा उसको निकालना है। तो प्रिज्म में प्रकाश का वेग आप जानते हैं, माध्यम में प्रकाश का वेग, निर्वात प्रकाश का वेग c बटा n। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ बटा अंडर 2 या कह लें 3 बाई अंडर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर हो गया। इसमें आप अंडर 2 का मान रख के भाग दे करके दूसरे रूप में भी आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा पूछा गया है प्रकाश की AB पर किस आपतन कोण के लिए निर्गत किरण AC को स्पर्श करते हुए जाएगा। तो मान लेते हैं ये आपतन कोण I है और यहाँ से ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर के जा रही है और इस AC पर आपतन के बाद ये इसी AC को पकड़ते हुए AC को स्पर्श करते हुए निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण होगा ये क्रांतिक कोण होगा, क्योंकि क्रांतिक कोण पर ही ये प्रकाश की किरण इस AC को स्पर्श करते हुए जाएगी। तो अगर ये कोण C है तो क्या लिखते हैं, साइन C इक्वल टू 1 अपान n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन C इक्वल टू 1 बाई अंडर 2 और तो यहाँ से C इक्वल टू क्या हो गया, C इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये कोण हो गया 45 डिग्री। अब हमको ये कोण निकालना है। तो ये कोण 60 डिग्री है, ये नॉर्मल है तो 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी नॉर्मल है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस ये एंगल इक्वल टू 360 हो जाएगा। अगर इसको O माने तो AMON एक चतुर्भुज हुआ और इस चतुर्भुज में लिखते हैं चतुर्भुज AMON में ये 60 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये एंगल O प्लस ये एंगल 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 360। और यहाँ से एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 180 माइनस 60 बराबर हो गया 120। तो ये एंगल हो गया 120 और ये एंगल आपके पास 45 है। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज MNO में आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज MNO में एंगल NMO बराबर 180 माइनस 120 माइनस 45। इसको 120 आप निकाल चुके हैं तो 120 हो गया और ये 45 हो गया तो ये निकल जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से, एंगल NMO इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 15 डिग्री और इस एंगल को हम इस सतह के लिए R कह सकते हैं। तो R हो गया 15 डिग्री और I आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, साइन I अपान साइन
15 इक्वल टू एन, एन का मान क्या है √2 है। क्या हो जाएगा साइन आई अपान साइन 15 का मान आपके सवाल में दिया गया है √3 - 1/2 √2, √3 - 1 अपान 2 √2 इक्वल टू क्या हो गया, एन का मान भी आप निकाल चुके हैं √2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे सामने साइन आई इंटू 2 √2 बटा √3 - 1 इक्वल टू √2। तो यहाँ साइन आई इक्वल टू क्या हो गया √2 इंटू √3 - 1/2 √2, ये कट गया। तो क्या बचा यहाँ से साइन आई इक्वल √3 - 1 अपान 2, या यहीं से हम आई इक्वल टू कह सकते हैं साइन इनवर्स √3 - 1/2। ये हमारा आंसर हो गया कि इस AB पर इस एंगल पर अगर हम आपतित करें प्रकाश की किरण तो यहाँ ये AC को स्पर्श करते हुए जाएगी। तो ये 5 क्वेश्चन रहा। उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चनों से निश्चित रूप से आप लाभ उठाएंगे। तो इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आपके बीच हम आगे आएंगे। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।